बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बारे में मैंने कल कुछ डिटेल दिया था। आज इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कल मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बताया था कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्टैग्नेशन था, जो ठहराव आ गया था, ये स्टेबिलिटी एक तरीके से आ गई थी। वो क्यों आ गई थी, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाया, वो प्रमोट नहीं हो पाया, तो उसके बारे में थोड़ी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बात आती है वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम की आती है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है और आज भी भारत के कुछ जगहों पे आपको जमींदारी सिस्टम देखने को मिल जाता है। हालांकि सरकार का तो दावा है कि जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी जो जमींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीनें तो रिलीज कर दी, छोड़ दी, लेकिन माइंडसेट अभी भी उनका वैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पूरी तरीके से उस ऑरा से, उस इन्फ्लुएंस अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सबसे खास बात कहता है कि अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट accruing out of agriculture sector went to the जमींदार in the form of लगान। लगान, ये लगान बड़ा एक अच्छा टर्म है और इस पर तो एक मूवी बन चुकी है। ये लगान जो है वो बेसिकली जमींदार वसूला करते थे और वो दिया करते थे अंग्रेजों को। इससे जुड़ी एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि थोड़ा सा ये हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस बात को कोट करना चाहूँगा कि लगान अगर जमींदार वसूल कर रहा है तो उसके ऊपर दबाव है कि वो लगान वसूल करे और अंग्रेजों को दे। स्वेच्छा से वो नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं उन्हें ये जमींदारी को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो लगान सिस्टम भारत में चलता था वो फोर्सफुली चल रहा है, अंग्रेजों के कारण चल रहा है। अदरवाइज जमींदारी सिस्टम का भारत में कोई मतलब नहीं था। जमींदार बनता कौन था? जमींदार वो बनता था जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी और वो अपने क्षेत्र में प्रभाव रखता था। तो बट नेचुरल है कि अंग्रेजों ने बहुत ही आसान तरीका ढूंढा, उस इंसान को जमींदार बनाया जिसका अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहता है। और हमारे देश में जो एक जाति है और क्षत्रिय जाति, ठाकुर जाति, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा एक इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ऐसा परसेप्शन बना दिया गया है कि उन्होंने दूसरी जाति वालों के साथ गलत ही किया। तो मेरा मानना है कि ये गलत बात है। देखिए, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई ताकतवर है तो वही अपने संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है, वो अपने संपत्ति को बचा सकता है। क्षत्रियों ने, राजपूतों ने, ठाकुरों ने अपने संपत्ति को, अचल संपत्ति को बचाया। अचल का मतलब जमीन वगैरह को, प्रॉपर्टी को उन्होंने बचाया। उनके अंदर इतनी क्षमता थी और यही कारण था कि अंग्रेजों ने जब उनके अंदर ये क्षमता देखी तो उन्हें जमींदार बनाया। और चूंकि वो दूसरे लोगों से काम करवा सकते थे तो अंग्रेजों ने बहुत इसको अपने लिए मोल्ड किया और अपने हिसाब से इसका फ़ायदा उठाया। जो मूवी वगैरह में आप देखते हैं कि जो ठाकुर हैं उनको बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है। मैं तो बॉलीवुड के कुछ मूवी के मतलब एकदम मुझे लगता है कि इस तरह की मूवी तो बननी नहीं चाहिए, लेकिन खैर लेकिन हमें एक बात समझना होगा कि जिस तरीके से पेश किया जाता है बॉलीवुड में ठाकुरों को, ब्राह्मणों को, चाहे किसी को भी, ये वैसा नहीं है। समाज में, सोसाइटी में वैसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा आप इसको, चूँकि उन्हें मूवी चलानी है,
थोड़ा सा मसाला नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा मसाला नहीं पेश करेंगे मूवी में, तो थोड़ा सा काम नहीं चलता। अदरवाइज इतना ज़्यादा वो जो दिखाते हैं हाथ काट दिया या फिर कुछ इस तरीके से, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाते हैं। और एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि उन्होंने ऐसा किया था, तो उनके जो अच्छे कंट्रीब्यूशन है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं उस जाति का नहीं हूँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उस गलत चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उनके जाति में अगर अच्छे लोग पैदा हुए हैं तो हमें इसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने गजब लड़ाई लड़ी है। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 500 सालों तक इन राजपूतों का जो इतिहास रहा है, वास्तव में मतलब इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है पूरी दुनिया में। गजब इन्होंने 500 साल तक इस देश को प्रोटेक्ट किया था। कभी अगर मौका मिला तो मैं इस पर जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन आप इनके बलिदान को, इनके शौर्य को, इनके पराक्रम को और इनके त्याग को आप भुला नहीं सकते, और ना तो इनकी जो देशभक्ति है उस पर आप उंगली उठा सकते हैं। तो सैल्यूट टू देम, ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने अपने जो देश के लिए। ये लोग जिस तरह से काम करते हैं, लेकिन ठीक है, एक देश के इतिहास में एक सेगमेंट था जब इन्हें गलत करने के लिए मजबूर किया गया, या फिर इन्होंने हो सकता है कि गलत किया हो, लेकिन इसके लिए आप इनके पूरे इतिहास को नहीं झुठला सकते। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे प्रभु श्री राम जो है वो इन्हीं के कास्ट से बिलोंग करते थे, तो क्या वो गलत है? तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं अपनी जगह पे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एक्वायर ए क्रूइंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन द फॉर्म ऑफ लगान। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। जमींदार का काम था कि वो लगान वसूल करे, भले ही जो इकोनॉमिक कंडीशन हो कल्टीवेटर के वो कुछ भी हो, लेकिन उसका काम है वसूल करना लगान को, तो वो वसूल करेगा। The dates for depositing specified sum of lagan with the British government were also fixed, failing which जमींदार would lose their rights। कहता कि the dates for depositing a specified sum of lagan with the British government were also fixed। लगान जमा करने का भी एक तारीख था, एक दिन था, उस दिन आपको लगान देना है। अगर आप नहीं देते हैं, फेल कर जाते हैं, तो फिर फेलिंग विच द जमींदार वुड लूज देयर राइट्स, तो फिर जमींदारी जो है उसकी चली जाएगी। या अंग्रेजों ने ऐसा नियम निकाला था कि जो भी जमींदार हैं वो उस खास दिन को लगान का पैसा जो है वो अंग्रेजों के खाते में जमा करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो उनसे उनकी जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। The जमींदार and the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन दिखाता हूँ। ऊपर वाले लाइन में लिखता है कि जमींदार जो हैं वो इसके तीन लाइन को पढ़िए आप, बड़ा एक कंट्राडिक्शन आपको दिखेगा। पहले बार में लिखता है द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट लगान रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। मतलब खेतिहर की स्थिति चाहे जैसी भी हो, जमींदारों के लगान वसूल करना है। दूसरी लाइन में लिखता है अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जमींदारी उनसे छीन ली जाएगी। जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि उनसे काम जबरदस्ती करवाया जाता था, ये उसी का प्रूफ है इस लाइन में। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। और इस वाली लाइन में कहता है द जमींदार एंड द कॉलोनी गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। वो क्या कर सकता है जमींदार, जिसको आपने अपॉइंट ही किया है सिर्फ लगान वसूल करने के लिए? वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंप्रूव करेगा? वो लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इंप्रूव करेगा? इसमें जानबूझ के जमींदार का नाम घुसेड़ देना ये सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि ठीक है, जो भी उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन वो भी तो बाय फोर्स किया।
वो अपनी मर्जी से ऐसा सब कुछ नहीं करते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर लोग आते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। यह बात हो रही है कि जो एग्रीकल्चर है, खेती, उसका व्यावसायिकरण कर दिया गया और अब जो खेती होती थी वो सेल्फ कंजप्शन के साथ साथ मार्केट में सप्लाई करने के लिए भी होती थी, बाजार में बेचने के लिए भी हो रही है। During the British rule, farmers were given higher prices for producing cash crop like cotton, jute. ब्रिटिश सरकार के दौरान, ब्रिटिश रूल के दौरान जो है वो किसानों को कहा गया कि भाई आप कॉटन की, जूट की खेती कीजिए और इसके लिए उनको ज़्यादा पैसे दिए भी गए। However, they did not improve the economic condition of farmer. लेकिन इसके बाद उन्होंने किसानों की स्थिति में सुधार नहीं किया। Because instead of producing food crop, they were producing cash crop, which were to be ultimately used by the British industry. इसलिए क्योंकि वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो कैश क्रॉप था और उसका इस्तेमाल अंततः ब्रिटिश इंडस्ट्री करती थी। मतलब ओवरऑल बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने फायदे के लिए एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कराती है और उसके बदले फार्मर्स को पैसे नहीं देती है, ना उनके इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ पैसे देती है, और इसका पूरा फायदा जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को मिलता है। Thus British rule promoted shifting of crop from food crop to cash crop. मतलब इसका पूरे इस पैरा का मतलब यही निकलता है कि उन्होंने फूड क्रॉप से शिफ्ट करके कैश क्रॉप में सबको लगा दिया कि किसानों को, खेतीहरों को, कि भाई तुमको फूड क्रॉप नहीं, तुमको कैश क्रॉप भी कल्टीवेट करने होंगे, इनकी भी हार्वेस्टिंग आपको करनी होगी। तो ये 2 पॉइंट्स है दोस्तों जो मैंने आज डिस्कस किया है। आपको ये कैसा लगा सेगमेंट जरूर बताइएगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इसके साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।